नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। राहुल गांधी आजकल फिर से एक बार सुर्खियों में है। सुर्खियों में होने के पीछे की वजह क्या है? वजह है उनकी हाल ही में हुई ब्रिटेन यात्रा, उनकी यूके विजिट, जिसके दौरान उन्होंने विभिन्न फोरम्स पर लोगों को संबोधित किया और इस प्रकार के सनसनीखेज भाषण दिए कि इस समय पूरी सुर्खियों में राहुल गांधी ही छाए हुए हैं। तो राहुल गांधी ने अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान सबसे पहले तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ब्रिज बिजनेस स्कूल के छात्रों को संबोधित किया, उन्हें लेक्चर दिया और इसके अलावा उन्होंने लंदन में पत्रकारों के जर्नलिस्ट के एक एसोसिएशन को संबोधित किया और इसके साथ ही लंदन में एक चैथम हाउस करके थिंक टैंक है, तो वहां पर भी राहुल गांधी का एक इंटरेक्शन रखा गया। और इसके अलावा इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट तक को, यानी कि जो ब्रिटिश संसद है, ब्रिटिश संसद को भी राहुल गांधी ने संबोधित किया। तो अब बहरहाल राहुल गांधी की ऐसी क्या उपलब्धियां हैं, उनके ऐसे क्या क्रेडेंशियल्स हैं कि उन्हें इस प्रकार से मौके दिए गए, अवसर प्रदान किए गए इन सब इंस्टीट्यूशंस में भाषण देने के लिए, खासकर कि एक बिजनेस स्कूल के छात्रों को संबोधित करने के लिए भला राहुल गांधी को ही क्यों चुना गया, उन्हें क्या क्यों बुलाया गया? इसका जवाब तो खैर ऑर्गेनाइजर्स ही दे पाएंगे। लेकिन बहरहाल राहुल गांधी पर वापस आते हुए, तो राहुल गांधी ने हर बार की तरह ही अपने विदेशी दौरे में इस बार बहुत सी भारत विरोधी बातें कही। यूं तो राहुल गांधी उर्फ पप्पू एक हैबिचुअल ऑफेंडर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सारी हदें पार कर दी, सारी सीमाएं पार कर दी। उन्होंने कहा कि भारत का प्रजातंत्र यानी भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है और वो इस बात से हैरान है कि भारत में इतना सब कुछ हो रहा है, डेमोक्रेसी खतरे में है, लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन फिर भी सारा वेस्ट चुपचाप बैठा है। यानी कि इनडायरेक्टली राहुल गांधी ने कहा कि भारत में डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज को, अमेरिका को, यूरोप को, सभी पश्चिमी देशों को भारत में इंटरवेंशन करना चाहिए। यानी एक तरीके से उन्होंने कह डाला कि भाई भारत में चुनाव आने वाले हैं तो कुछ ना कुछ, तो सारी वेस्टर्न कंट्रीज तुम लोग यूं चुपचाप क्यों बैठे हो, कोई रिपोर्ट निकालो भारत को लेके और कुछ इस प्रकार का गेम प्लान करो कि आने वाले चुनाव में भारत में रेजीम चेंज हो जाए। तो अब राहुल गांधी की पहली स्पीच पर आते हैं, जो उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जज बिजनेस स्कूल के छात्रों को संबोधित करते हुए दी। तो स्पीच की शुरुआत में ही राहुल गांधी ने ये कह डाला कि भाई भारत की सरकार तो पेगासस स्पाईवेयर से मुझ पर जासूसी करवाती है और सिर्फ मुझ पर ही नहीं बल्कि कितने ही दूसरे नेताओं पर भी भारत सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर द्वारा जासूसी कराई है और मुझे खुद इस बात के बारे में पता चला है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जहां तक भारत की बात है, तो अपने पूरे वक्तव्य में उन्होंने भारत की तो आलोचना ही की कि भारत की सरकार मुझ पर जासूसी कराती है और मैं भारत में सेफ नहीं हूं, सुरक्षित महसूस नहीं करता हूं और भारत की डेमोक्रेसी खतरे में, वगैरह वगैरह। लेकिन फिर अपनी आगे की स्पीच में उनकी अधिकतर स्पीच जो थी वो चीन और अमेरिका की प्रशंसा के पुल बांध रही थी। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में ये कहा कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आर्थिक और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जिसे हम कह सकते हैं कि आर्थिक और पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, वो है एक अमेरिका और एक चीन। और अब चीन ने बॉस अमेरिका को डिस्प्लेस कर दिया है, यानी वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम बन गया है और इतना ताकतवर, इतना पावरफुल बन गया है। और इतनी पावरफुल अर्थव्यवस्था क्यों बन गया है चीन? राहुल गांधी के मुताबिक वो इसलिए बन गया है क्योंकि चीन में येलो रिवर है और येलो रिवर से हार्मनी होती है और वहां का अलग प्रकार का सिस्टम है और ये है वो है। आप खुद उनकी यूट्यूब चैनल पे जाके ये वक्तव्य सुन सकते हैं, जिसका मुझे तो सर से लेकर पांव तक इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। और पूरे वक्तव्य को सुनकर मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्या राहुल गांधी कोई चाइना एक्सपर्ट है? क्या उन्होंने इस प्रकार की कोई पढ़ाई की है चाइना एक्सपर्ट के तौर पर, जिसके बारे में शायद अभी तक हमें जानकारी नहीं थी? क्योंकि आप जिस प्रकार से वो चाइना का महिमा मंडन कर रहे हैं, या तो वो चाइना एक्सपर्ट है या फिर वो एक चाइनीज सिटीजन है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक है या फिर एक चाइनीज सिटीजन है। तो जैसे कि मैंने कहा, चाइना की भी प्रशंसा के पुल बांधे और अमेरिका की भी प्रशंसा के पुल बांधे, लेकिन भारत की आलोचना की। तो खैर और भी जगहों पर राहुल गांधी ने अपने विभिन्न दूसरी मंचों पर भी, वो पार्लियामेंट हो या फिर चैथम हाउस हो, वहां पर क्या क्या कहा भारत के संदर्भ में, कौन सी भारत विरोधी बातें की, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, और इस बारे में हम सबसे ज्यादा बात करेंगे, जो मैं बताना चाहूंगी वो ये कि हमें राहुल गांधी को सिर्फ एक इस प्रकार से इस पूरे प्रकरण को इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए कि हाँ भाई भारत की एक ऑपोजिशन पार्टी है
जो कि भारत में अपना अस्तित्व खो रही है, तो इसीलिए वो सरकार से अपनी खुन्नस निकाल रही है और विदेशी मंचों पर भारत को बदनाम कर रही है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल कर रही है और भारत में भी वो इस प्रकार से कुछ माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही है। ये तो है ही, कांग्रेस का ये एंगल तो है ही, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है या राहुल गांधी जो है वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि हम इस पूरी कवायद को, जो भी जिस प्रकार की स्पीचेस राहुल गांधी ने की और जो भारत विरोधी बातें की, वो इतने ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है कि हम पूरी कवायद को सिर्फ भारत की आंतरिक राजनीति से या फिर कांग्रेस से, ऑपोजिशन पार्टी से जोड़ कर देखें। ये बल्कि एक बहुत बड़ा गेम प्लान है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय गेम प्लान है, अंतर्राष्ट्रीय टूल किट है, जिसमें मुझे लगता है कि राहुल गांधी सिर्फ एक मोरा मात्र है और इस टूल किट का संचालक कोई और ही है। और इस टूल किट का उद्देश्य क्या है, इसका ध्येय है कि भारत को आंतरिक रूप से डिस्टेबलाइज करना और अल्टीमेटली भारत में रेजीम चेंज करना, मोदी सरकार को भारत से हटाना, ताकि कोई इस प्रकार की सरकार आए जिसको ये विदेशी पावर्स जो है वो आसानी से मैन्यूवर कर पाए, मैनिपुलेट कर पाए। तो इसीलिए राहुल गांधी का जो स्पीचेस हैं उसको हम सिर्फ एक इंटरनल पॉलिटिक्स के लिहाज से नहीं देखना होगा, बल्कि ये जो पूरा हिंदू विरोधी, भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय गेम प्लान चल रहा है उसके पर्सपेक्टिव से हमें एनालाइज करना होगा। सेंटर फॉर रिसर्च एंड ग्लोबलाइजेशन के नाम से एक कनाडा बेस्ड थिंक टैंक है, जिसने हाल ही में 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट निकाली है। इसके मैं स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा दूंगी। इस रिपोर्ट के अनुसार एंग्लो अमेरिकन डिस्टेबलाइजेशन मुहिम चल रही है मोदी गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए, यानी जो बीजेपी की सरकार है भारत में उसे हटाने के लिए एक एंग्लो अमेरिकन डिस्टेबलाइजेशन मुहिम चल रही है कि जितने भी यूरोपीय देश है, जो भी पूरा वेस्ट है, अमेरिका और यूरोप दोनों मिलकर मोदी सरकार को पावर से हटाना चाहते हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार उसी के तहत हम हाल ही में बहुत सारी हमने इस प्रकार की न्यूज देखी है, इस प्रकार की भारत विरोधी न्यूज उछाली जा रही है ताकि जो भारत सरकार है वो कंट्रोवर्सी से गिर जाए। सबसे पहले जैसे हमने देखा साल की शुरुआत में हाइडेनबर्ग रिपोर्ट आई अडानी को लेकर, और फिर मोदी, प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के कनेक्शंस को लेकर किस प्रकार से बवाल मचाया गया अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, जो कि इतने समय तक चलता रहा। और फिर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को आप देख लीजिए कि जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आई, जो भी फिर काफी सुर्खियों में रही, काफी कंट्रोवर्सी में रही। और फिर जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, भारत के प्रजातंत्र को लेकर जो वक्तव्य दिया कि मुझे लगता है कि भारत में डेमोक्रेसी तो है, कि इंडिया तो डेमोक्रेसी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कोई डेमोक्रेट नहीं है। तो इन सभी चीज़ों के अगर आप तार आपस में जोड़ेंगे तो ये जो रिपोर्ट कह रही है वो एक प्रकार से इट मेक्स सेंस टू यू। इन सभी बातों के तार आपस में जुड़ते हैं। और फिर जो राहुल गांधी भी कहते हैं कि प्रजातंत्र खतरे में है, और फिर जो जॉर्ज सोरोस कहते हैं, तो इन सभी चीज़ों के तार आप आपस में जोड़कर देख सकते हैं कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं विदेशों की धरती पर जाके, ये सिर्फ एक भारत की पॉलिटिकल पार्टी की खुन्नस नहीं है किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के विरोध में, बल्कि एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मसला, एक अंतर्राष्ट्रीय टूल किट का पार्ट है। राहुल गांधी के वक्तव्यों पर आते हुए कि राहुल गांधी ने यूके के दूसरे फोरम्स पर भारत के विरोध में क्या क्या जहर उगला, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए तो राहुल गांधी ने बड़े नाटकीय तरीके से ये तक कह डाला कि मुझे बिल्कुल भी एज एन एमपी, एक एमपी के तौर पर मुझे भारत में बिल्कुल भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, और भारत में एक एमपी होना आजकल के समय में बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना। और फिर बड़े नाटकीय तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो माइक्स है, जो माइक्स हमें दिए जाते हैं, जो मुझे दिए जाते हैं, वो एक झूठ मूठ में दिखावा होता है कि माइक खराब हो गया, लेकिन वास्तविकता में वो माइक बंद कर दिए जाते हैं ताकि मैं कुछ बोल ना पाऊं। तो इस प्रकार की बेसिर पैर की बातें की राहुल गांधी ने बैठकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और फिर ये भी कहा कि पार्लियामेंट में एमपीज की आवाज़ बिल्कुल दबा दी जाती है, ऑपोजिशन के लोगों को कोई भी डिस्कशन नहीं करने दिया जाता, किसी भी इशू पर उनको बोलने नहीं दिया जाता, और उनको इतना दबाया कुचला गया है। जब डीमोनेटाइजेशन पर डिबेट हुई तो कोई भी डिबेट नहीं हुई डीमोनेटाइजेशन को, और सरकार ने डीमोनेटाइजेशन को ऐसे ही पास कर दिया। कितनी खराब पॉलिसी थी। और इसी प्रकार से भारत में ऑपोजिशन का बहुत बुरा हाल है। तो आप खुद ही सोच के देखिए कि अगर आप मजाक के दायरे से बाहर निकलेंगे, पप्पू जी कह के मजाक उड़ाना तो अलग बात है, लेकिन ये कितनी सिनिस्टर बात है, कितना सिनिस्टर गेम प्लान है कि किसी दूसरे देश की पार्लियामेंट में जाके, वो भी ऐसे देश की पार्लियामेंट में जाके जिसने आपके देश पर इतने सालों कब्जा किया और आपके देशवासियों पर इतने अत्याचार किया, आप उस देश में जाके अपना रोना रो रहे हैं कि आप क्या डेमोक्रेसी नहीं है, और आपकी पार्लियामेंट जो है वो मतलब बहुत आपको कुछ करने नहीं देती एज अ मेंबर ऑफ ऑपोजिशन, और अपनी खुद की पार्लियामेंट का रोना रो रहे हैं आप ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने जाके। इससे बड़ी शर्मनाक बात एक भारतीय के तौर पर भला क्या हो सकती है।
फिर आरएसएस पर आते हुए, राहुल गांधी का फेवरेट सब्जेक्ट है आरएसएस की निंदा करना, तो फिर उन्होंने आरएसएस का कंपैरिजन मुस्लिम ब्रदरहुड से कर डाला और कहा कि आरएसएस एक सीक्रेट सोसाइटी है मुस्लिम ब्रदरहुड की तर्ज पर, और जब ये लोग पावर में आ जाते हैं तो फिर बहुत सारे जितने भी हमारे प्रजातंत्र के, लोकतंत्र के जो भी पिलर्स हों, चाहे वो जुडिशरी या कोई भी हो, इन सब पर कब्जा जमा लेते हैं। तो खैर, जो जुडिशरी के डिसीजंस आते हैं, जिनमें से काफ़ी डिसीजंस हिंदू विरोधी भी होते हैं, तो उनको देखकर तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आरएसएस ने इन पिलर्स पर कब्जा जमा लिया है। फिर पता नहीं राहुल गांधी ने ऐसा क्या सोचकर कहा। फिर सबसे दिलचस्प बात एक राहुल गांधी ने यह भी कही कि डेमोक्रेसी इन इंडिया इज अ पब्लिक गुड, यानी भारत का जो प्रजातंत्र है वो सिर्फ भारत का नहीं है बल्कि पूरे विश्व को इससे सरोकार रखना चाहिए, पब्लिक गुड है। और अगर भारत में प्रजातंत्र नष्ट होगा तो फिर ये पूरे विश्व के लिए हानि होगी। यानी इनडायरेक्टली यही कहा कि सभी विदेशी ताकतों से उन्होंने अपील की कि कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करिए, पॉलिटिकल इंटरवेंशन करिए हमारे इलेक्शंस में, ताकि भारत के प्रजातंत्र को सुरक्षित रखा जा सके। तो इन सभी के तार आपस में जुड़ते हैं, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूं अपने वक्तव्य की शुरुआत से, कि चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर जॉर्ज सोरोस हो या फिर अरुंधति रॉय हो या फिर और भी इस तरीके के जो लोग हैं, ये एक ही भाषा में बात करते हैं, एक ही प्रकार की भाषा में बात करते हैं कि भारत का प्रजातंत्र खतरे में है और भारत की डेमोक्रेसी नष्ट हो चुकी है, भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं और भारत सरकार फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दबा रही है, फांसीवादी है। ये जो स्टेटमेंट्स में बोल रही हूं, आप इनको गूगल करेंगे तो इन्हीं स्टेटमेंट से संबंधित आपको पिछले जब से मोदी सरकार पावर में रही है तब से लेकर अब तक उनके दोनों टर्म्स को मिला के आपको इस तरीके की पता नहीं कितनी ज्यादा सैकड़ों न्यूज दिख पाएगी। तो ये बहुत ही हैरानी की बात है कि ये सभी लोग, ये सब अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन ये सभी लोग एक ही भाषा में क्यों भारत सरकार की, बीजेपी सरकार की बुराई करते हैं। इन सब की भाषा, भारत विरोधी जो भाषा है, वो एक ही क्यों है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे उनको किसी ने कोई टूल किट दी गई हो कि तुम्हें इस टूल किट के अनुसार ही बोलना है और यही सब तुम्हें बोलना है, यही सब कहना है। राजीव मल्होत्रा जी की एक पुस्तक है स्नेक्स इन द गंगा, और स्नेक्स इन द गंगा में उन्होंने इस बात को बड़े विस्तार से समझाया है कि किस प्रकार से ये जितनी भी बड़ी बड़ी वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज है, विशेषकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में उन्होंने बात की है, तो वहां पर किस प्रकार से एक भारत विरोधी, हिंदू विरोधी नैरेटिव तैयार किया जाता है और इस प्रकार की स्टडीज को बाकायदा स्पॉन्सर किया जाता है, जो कि हिंदू फोबिया फैलाती है और हिंदुओं के विरोध में, भारत के विरोध में घृणा फैलाती है, और बाकायदा मिलियंस ऑफ डॉलर्स की स्पॉन्सरशिप दी जाती है इन डिपार्टमेंट्स को, और कई तो भारत के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स इनको स्पॉन्सर करते हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि किसी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में क्या रिसर्च हो रही है भारत को लेकर, हिंदुओं को लेकर, इससे भला भारत की छवि पर, भारत सरकार पर, भारत की आर्थिक स्थिति पर क्या फर्क पड़ता है, भारत की अर्थव्यवस्था पर, ये तो बहुत ही दूर की सोचने की बात है। लेकिन जिन लोगों को ऐसा लगता है उनसे मैं सिर्फ यही सवाल पूछना चाहूंगी कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स कोई क्या किसी चीज पर ऐसे ही खर्च कर देता है? मिलियंस ऑफ डॉलर्स जिस चीज पर खर्च हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर बहुत सारे स्टेक्स जुड़े हुए हैं। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज हैं जिनका जिक्र राजीव मल्होत्रा जी अपनी पुस्तक में करते हैं, तो ये जो रिसर्च होती है, फिर इसी रिसर्च के आधार पर यूनिवर्सिटीज इतनी पावरफुल है, इनके कनेक्शन थिंक टैंक से हैं, और ऐसे थिंक टैंक से हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो या दूसरे फोरम से, भारत को लेकर जो पॉलिसीज बनती हैं और भारत को लेकर जो एक प्रकार का डिस्कोर्स तैयार होता है, माहौल तैयार होता है इन फोरम्स को, तो ये यूनिवर्सिटीज और थिंक टैंक्स उसको बहुत ही स्ट्रांग तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका एक ताज़ा उदाहरण है जिसके मैंने अभी एक स्टोरी भी बनाई थी अलग से, जो अमेरिका में सिएटल कास्ट लेजिस्लेशन एक हाल ही में पास हुआ है, यानी कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पर एक अलग से लॉ पास हुआ है, हिंदुओं को टारगेट करते हुए, हिंदू फोबिया फैलाते हुए। और इसके मूल में भी इसी प्रकार की रिसर्च है, जो इस प्रकार की यूनिवर्सिटीज में जो हिंदूफोबिक रिसर्च की जाती है, और इसके बारे में मैंने विस्तार से समझाया था। और आज ही मैंने न्यूज में पढ़ा कि कनाडा में भी, कनाडा के किसी स्कूल बोर्ड ने भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को अलग से हाईलाइट करके उस पर मतलब एक प्रकार का बैन लगा दिया, प्रतिबंधित लगा दिया, यानी कि फिर से हिंदुओं को कटघरे में खड़ा कर दिया कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के नाम से। तो ये एक उदाहरण है इस बात का कि किस प्रकार से ये जो रिसर्च, बायस रिसर्च की जाती है, और ये जो यूनिवर्सिटीज और थिंक टैंक्स का ये नेक्सस है, ये सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि कोई कोने में बैठ के ये लोग अपना कुछ कह रहे हैं तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बल्कि इससे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पे जो हिंदू विरोधी पॉलिसीज बनती हैं, वो इसी की वजह से बनती है, इसी के तहत बनती है, और भारत विरोधी एजेंडे को इससे बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और ये जो पूरा राहुल गांधी
का ये जो पूरा प्रकरण है ये भी इसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए एक उसको सिर्फ इस तौर पर हमें बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि एक भारत के विरोधी दल का एक लीडर है जो कि फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, इसलिए वो विदेश में जा रहे हैं। वो तो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उसको पीआर मिल रही है, जाहिर सी बात है, उसको इतना ज़्यादा कवरेज मिल रहा है, इतना ज़्यादा तूल मिल रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है, प्रश्न ये है कि भला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी राहुल गांधी को क्यों बुला रही है, और ये जितने भी बाकी थिंक टैंक्स है इनकी राहुल गांधी में क्या दिलचस्पी है? तो दिलचस्पी ये है कि वहाँ पे पूरा एक भारत विरोधी नेक्सस है इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस पे, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो या फिर थिंक टैंक्स हो। आप खुद ही सोच के देखिए कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का एक बिजनेस स्कूल वाला राहुल गांधी को क्यों बुलाएगा बिजनेस स्टूडेंट्स को लेक्चर करने के लिए? अगर वो बुलाएगा, भारत से किसी को बुलाना है तो भारत से किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को या फिर किसी बिजनेस लीडर को, किसी अच्छे एंटरप्रेन्योर को या फिर किसी एकेडमिशियन को ही बुला लेता। लेकिन राहुल गांधी को क्यों बुलाएगा बिजनेस स्टूडेंट्स को लेक्चर देने के लिए? चलिए बुला भी दिया तो राहुल गांधी ने अपने पूरे लेक्चर में, आप उनका पूरा लेक्चर उनके यूट्यूब चैनल पे सुन सकते हैं, और इतनी ऊटपटांग बातें हैं लेक्चर में कि ऐसा लगता है कि किसी ने कोई टूल किट ही दी हुई है, उनको थमाई हुई है और वो रट के सब कुछ बोल रहे हैं, और किसी भी बात का आपस में लिंक नहीं है। कभी फिर चाइना की तारीफ, फिर अमेरिका की तारीफ, फिर ये वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो उसमें कोई भी दूर दूर तक उस लेक्चर का कोई बिजनेस से मतलब नहीं है। तो क्यों बुलाएगा कोई राहुल गांधी को बिजनेस स्कूल में लेक्चर देने के लिए? तभी बुलाएगा जब इसके पीछे कोई एक लार्जर एजेंडा हो, कोई गेम प्लान हो। तो ऐसे तो बहुत से लोग हैं इस प्रकार के जिनके बारे में हम बातें कर सकते हैं, जिनको ये भारत विरोधी जो यूनिवर्सिटीज़ है, थिंक टैंक से फंडिंग देते हैं और इनको एंटरटेन करते हैं इस प्रकार से बुला के। लेकिन अगर सबके बारे में बात करेंगे तो शायद 2-3 घंटे निकल जाएंगे वीडियो बनाने में। लेकिन एक और पर्सन के बारे में बस मैं बात करना चाहूँगी, और संक्षिप्त में अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज़ की एक दूसरी फेवरेट है, जो कि इतना ज़्यादा विदेश में रहती हैं आए दिन, क्योंकि इनको वैसे भी भारत में खतरा महसूस होता है। इनको लगता है कि भारत इनके लिए सुरक्षित नहीं है, तो फिर ये आए दिन विदेश में रहती हैं और विदेश में लेक्चर्स देती है। तो इनके लेक्चर्स का ट्रैक रखना भी काफ़ी मुश्किल है। लेकिन एक लेक्चर का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी। 2022 में अरुंधति रॉय ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैनेडी स्कूल में एक लेक्चर दिया था, एक सिंपोजियम था बल्कि, जहाँ पर उन्होंने वक्तव्य दिया था, ये बोली थी। और सिंपोजियम का टाइटल था साइंस, टेक्नोलॉजी एंड द ह्यूमन फ्यूचर, कुछ इस तरीके से करके सिंपोजियम का टाइटल था। सबसे पहले आपके मन में यही सवाल आता है कि भाई साइंस और टेक्नोलॉजी का लेक्चर है, उसके ऊपर विवेचना है, तो उसमें अरुंधति रॉय क्या कर रही हैं? व्हाट आर हर क्रेडेंशियल्स? उनकी क्या उपलब्धियां हैं? उनकी क्या, उन्होंने क्या ऐसी कोई पढ़ाई की है कि उनको इस लेक्चर के लिए बुलाया गया साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर? फिर आप सोचते हैं कि उन्होंने क्या बोला हुआ लेक्चर में। तो उन्होंने जो बोला लेक्चर में, उसका जो सार है वो ये है कि उन्होंने उस लेक्चर में माइनिंग के ऊपर बात की कि किस प्रकार से भारत में जो मिनरल्स की माइनिंग होती है, माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है, उससे पर्यावरण को क्या क्षति पहुंच रही है, क्या नुकसान पहुंच रहा है, और जो भारत में ट्राइबल्स रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, कैसे उनकी लाइवलीहुड जो है वो उसकी वैसे डिस्ट्रॉय हो रही है, और उनके हैबिटेट उनसे छिन रहे हैं, उनके अधिकार छिन रहे हैं, जंगल छिन रहे हैं। यही सब बातें कि उनके लैंड पर सरकार ने माइनिंग की आड़ में कब्जा कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि एक साइंस, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर की कॉन्फ्रेंस में एक इस प्रकार से पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जा रहा है। अब मैं अरुंधति रॉय जी से पूछना चाहूंगी, जो कि भारत की जो माइनिंग एक्टिविटीज को लेकर उनको बहुत चिंता है कि इससे क्या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, तो क्या सिर्फ भारत ही विश्व में एक ऐसा देश है जहां पर माइनिंग एक्टिविटीज की जाती है? क्या अमेरिका या फिर दूसरे विकसित देश बिल्कुल भी माइनिंग एक्टिविटीज नहीं करती? बल्कि ये तो भारत से भी ज्यादा और भी बहुत बड़े स्तर पर माइनिंग एक्टिविटीज करते हैं, जिससे न जाने कितने डिस्प्लेसमेंट होते हैं। और भारत के ट्राइबल, तो इसके बारे में क्यों नहीं अरुंधति रॉय जी बात करती? और भारत के ट्राइबल्स की, आदिवासियों की तो आपकी बहुत चिंता है, लेकिन जो नेटिव अमेरिकन हैं उनके साथ क्या हो रहा है, या फिर ऑस्ट्रेलिया के ओरिजिनल जो ट्राइब्स हैं, इनहैबिटेंट्स हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी स्थितियों पर कभी आपकी कलम क्यों नहीं चलती, या फिर उनकी स्थितियों पर आपकी कभी वाणी क्यों नहीं चलती? इसीलिए नहीं चलती क्योंकि आप इस भारत विरोधी एजेंडा के आधार पर सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल उसके आड़ में एक व्यवसाय चला रही हैं। तो जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, ये एक बहुत ही सिनिस्टर गेम प्लान है, बहुत खतरनाक है। राहुल गांधी भी जिसमें एक मोहरा है, और इसकी मंशा सिर्फ ये नहीं है कि भारत में जो अभी आने वाले इलेक्शन है उसमें एक रजीम चेंज हो, बल्कि उससे भी बड़ी मंशा है। इसकी मंशा है कि भारत में इस प्रकार से आंतरिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाए, इस प्रकार का वातावरण बन जाए कि जैसे एक आपने सुना होगा कई देशों में सिविल वॉर छिड़ते आए दिन, तो भारत में भी इसी प्रकार की सिविल वॉर की स्थिति उत्पन्न हो जाए, जिससे लोग आपस में लड़ें और भारत में इतनी अराजकता फैल जाए कि यहाँ जो भी सरकार आए 5 साल बाद या 10 साल बाद, 15 साल बाद, वो बेहद कमजोर सरकार हो। तो इट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, इनका एजेंडा है कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल पावर में हो, लेकिन भारत की सरकार कमजोर रहे, भारत की सरकार
अस्थिर है। जैसे कि आप देखते हैं कि कितने ही अफ्रीकी देश हैं जहां पर वेस्टर्न कंट्रीज ने इतना ज़्यादा बुरा हाल कर दिया, उनकी इतनी बुरी स्थिति कर दी है। वहां पर कहने को सरकारें तो हैं और वो कहने को प्रजातंत्र तो है, लेकिन उनको आपस में लड़वा के, जो वहाँ के एथनिक ट्राइब्स हैं उनको आपस में लड़वा के इतनी ज़्यादा आंतरिक अशांति, आंतरिक अस्थिरता फैला दी है कि वहाँ पर आए दिन क्या क्या होता रहता है। वहाँ की जो गवर्नमेंट्स है वो इतनी करप्ट है, और वो गवर्नमेंट्स जो है वो वेस्ट के हाथों की कठपुतली बन के रह गई, उनके अधीन बन के रह गई। और यही हाल जो है वो, यही चीज़ जो है वो चीन जो है वो नेपाल में करता है। नेपाल की स्थिति भी आप देख ही सकते हैं कि क्या स्थिति कर दी उसने नेपाल की। तो यही जो पैटर्न है, यही वेस्ट की इच्छा तो यही है कि भारत में भी यही हो, पश्चिमी देश चाहते हैं, लेकिन चूंकि भारत में ऐसा हो नहीं पा रहा तो वो कुल बुला गए हैं, इसलिए उनका पूरा जोर है कि किसी प्रकार से या तो भारत में रेजीम चेंज हो और एक कमजोर सरकार आए, जिससे धीरे धीरे माहौल बने कि भारत में भी उस प्रकार की आंतरिक अराजकता और आंतरिक अस्थिरता की स्थिति पैदा हो। जिस रिपोर्ट के बारे में मैंने बात की थी कि ये जो रिपोर्ट आई थी कनाडा बेस्ड थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च एंड ग्लोबलाइजेशन की रिपोर्ट, जिसमें ये कहा गया था कि कॉन्स्पिरेसी है मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि इस गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरह से हटाया जाए। तो उसका इसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कॉन्स्पिरेसी का एक जियोपॉलिटिकल एंगल है, यानी कि पश्चिमी देश बीजेपी सरकार को पावर से इसीलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो मुद्दा है, जो रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उसको लेके भारत सरकार अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर रही है, और वेस्ट के लाख दबाव के बावजूद भी वो अपनी पोजीशन से टस से मस नहीं हो रही, यानी यूक्रेन की साइड नहीं ले रही, एक साइड नहीं ले रही, बल्कि निष्पक्ष तौर पर अपनी विदेश नीति फॉलो कर रही है। आप देख सकते हैं कि भारत के द्विपक्षीय संबंध रशिया से भी अच्छे बने हुए, रशिया से भारत तेल भी खरीद रहा है, उसके साथ ट्रेड भी कर रहा है बाकायदा रशिया, जबकि आए दिन कोई ना कोई अमेरिकी मिनिस्टर या फिर कोई विदेशी मिनिस्टर भारत को इस बात को लेकर नसीहत देता रहता है कि भारत को कंडेम करना चाहिए रशिया को, ये वो। तो भारत पर लगातार ये माहौल बनाया जा रहा है और एक जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत भी जो है वो रशिया को एलियनेट कर दे, लेकिन भारत ऐसा कर नहीं रहा है, अपनी एक निष्पक्ष विदेश नीति बनाए हुए हैं। तो इसलिए इस रिपोर्ट का मानना है, इसके अनुसार वेस्ट के गले ये बात नहीं उतरी, और इसलिए बड़ी वजह है कि इस वजह से भी वो चाहते हैं कि भारत में एक रेजीम चेंज हो। तो बहरहाल अब अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी को बिल्कुल भी हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, और पप्पू पप्पू कह के लोग राहुल गांधी की मजाक बनाते रहते हैं कि राहुल गांधी को मालूम नहीं वो क्या कह रहे हैं। हो सकता है कि वो मुझे नहीं लगता ऐसा कि वो वास्तविकता में इतने ज़्यादा पप्पू है कि उन्हें नहीं मालूम वो क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि वो उनको एक टूल किट की तरह उनका प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन उन्हें मालूम है कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो इस बात को लेकर काफ़ी अवेयर है, जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को इसको काउंटर करने के लिए थोड़ा और प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, और इस भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए मुझे लगता है कि भारत सरकार को अब थोड़ा और ज़्यादा आक्रामक रुख अपनाना होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर भेंट होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।